राजधानी दिल्ली में मौत के चैम्बर में जिस तरह 3 बच्चों के सपने दफन हो गए, जिस तरह कोचिंग सेंटर गटर में बदल गए, जिस तरह का हादसा देश की राजधानी में हुआ, उसने प्रशासन और कोचिंग सेंटर्स पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। एक सवाल श्रेया यादव का परिवार भी पूछ रहा है कि उनकी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, कौन इसका जिम्मेदार है? वो अधिकारी जो शिकायत के बाद भी धृतराष्ट्र बनकर बैठे रहे, या वो कोचिंग कारोबारी जिन्होंने कोचिंग को गटर में बदल दिया है? अरमानों की अर्थी उठी तो पूरा गांव रो उठा। होनहार बेटी को इस तरह विदाई देनी पड़ेगी, किसी ने सोचा नहीं था। कहा तो बेटी घर से आईएएस बनने निकली थी, हजारों सपने उसकी आंखों में थे, लेकिन लौटी तो आंखें बंद थी, सांसें बंद थी। सपनों के सौदागरों ने बड़े शहर में एक छोटी सी लड़की की जिंदगी ही निगल ली। मेधावी बच्ची थी, तभी तो यूपीएससी की तरफ तैयारी करने के लिए राव कोचिंग में गए। ऐसा नहीं, बहुत अच्छी लड़की रही होगी, मेधावी लड़की रही होगी। दिल्ली में कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाली श्रेया को परिवार ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी और पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से कहा था कि वो पीड़ित परिवार, सरकार उनकी आर्थिक सहायता के लिए हर संभव मदद चाहते हैं, सरकार उनको उपलब्ध कराएगी, सरकार उनको देगी। देर रात जब घर की होनहार बेटी लाश बनकर दिल्ली से वापस लौटी तो पूरे गांव में मातम पसर गया। हो भी क्यों ना, जो बेटी आईएएस बनकर पूरे गांव, पूरे जिले का नाम रोशन करने वाली थी, रात के अंधेरे में उसी की लाश गांव लौटी। रहेगा ऐसे आप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? इमरजेंसी डोर नहीं था और ये कोचिंग की जिम्मेदारी होती है। अभी तक कोचिंग वालों का कोई हमारे पास कॉल नहीं है। बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं, ये प्रशासन कैसे बेसमेंट बनवा के उसमें कोचिंग भी चला रहे हैं। हादसे में जान गंवाने वाली श्रेया यादव अकेली नहीं थी, उनके साथ 2 और बच्चों ने जान गंवाई थी। यही वजह है कि साथी छात्र अब गुस्से में हैं और कोचिंग के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इधर श्रेया को परिवार ने अंतिम विदाई दी, उधर दिल्ली में एक्शन का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, फिर कोचिंग मालिक समेत 7 लोगों की अरेस्टिंग की गई। कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त बेसमेंट में पानी भरने से बिजली की सप्लाई बंद हो गई, जिससे बायोमेट्रिक मशीन ने काम करना बंद कर दिया। इसकी वजह से छात्र बाहर ही नहीं निकल पाए और धीरे धीरे सिंगल एंट्री वाले 12 फीट वाले बेसमेंट में पानी दाखिल होता गया। बेसमेंट के अंदर हालत ये थी कि टेबल कुर्सियां तैर रही थी। 14 छात्रों का रेस्क्यू किया गया। दरवाजा टूटने से जैसे ही पानी अंदर गया था तो यहाँ से स्ट्रेस कॉल गया था जब पुलिस के पास में, तो पुलिस से 3 लोग आए थे, जिनमें से एक सर ने शुरुआत में, कुछ बच्चे तो थोड़ा खुद से निकल पाए थे, उसके बाद में एक सुनील सर हैं, उन्होंने 5 बच्चों को, वो लगभग सुनील सर यहाँ तक पूरे पानी के अंदर डूब के, उनका बाद में मैंने देखा भी कि उनका पैर स्वेल हो गया, एक पैर में चोट भी आई हल्की, उन्होंने 5 से 6 बच्चों को उन्होंने बचा पाया। और उसके बाद से फिर वो पानी का फ्लो इतना तेज़ हो गया था कि वो फिर, और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सा धीरे निकल रहे थे, क्योंकि वो भी पैनिक कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाएं। उसके बाद में फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, तो फिर तब उसके बाद में बाकी सारे ब्लॉक हो गए। बहरहाल इन 3 छात्रों की मौत ने
सिस्टम और कोचिंग मालिकों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बेसमेंट में चलने वाली मौत की लाइब्रेरी तमाम कोचिंग में चल रही है। जरा सी बारिश में दिल्ली को डुबाने पर आमादा एमसीडी भी सवालों के घेरे में है। इन सब के बाद श्रेया और दूसरे छात्रों की जिंदगी तो नहीं लौटने वाली, लेकिन इतना जरूर तय किया जाना चाहिए कि कोई दूसरी श्रेया अपनी जान न गंवाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली हादसे के बाद लोगों में गुस्सा है। प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही को क्यों ना हत्या करार दिया जाए, क्योंकि 1 महीने पहले ही बेसमेंट में चलने वाली क्लासेस की शिकायत की गई थी। कोचिंग के गटर में डूबा कौन? गटर वाली लाइब्रेरी से बचा कौन? दिल्ली में मौत के कितने तहखाने? अब ये सब सिर्फ एक नंबर है। गटर वाली लाइब्रेरी में फंसकर मरा कौन? परिवार ने किसे खोया? देश ने किसे खोया? अब ये सब सिर्फ वो नंबर लिस्ट हैं जिन्होंने सिस्टम की लापरवाही में डूबकर जान दे दी। यानी कल तक जिनके पास जीतने के लिए पूरा अंबार था, वो अब सिर्फ एक नंबर है। वहारे सिस्टम, वहारे सरकार, वहारे कारोबार, तुम सब ने मिलकर फिर कुछ नंबर बढ़ा दिए। जो हादसा आसानी से टल सकता था, उस पर धृतराष्ट्र बनकर बैठ गए। जिस कोचिंग सेंटर में कोचिंग सेंटर के नाम पर अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर बना हुआ था, उसके खिलाफ 26 जून को ही शिकायत हुई थी। करोल बाग के किशोर ने दिल्ली सरकार को लिखकर बताया था कि यहाँ बिना एनओसी कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, लेकिन विभाग के धृतराष्ट्र शिकायत पर काली पट्टी बांधकर बैठे रहे। हत्यारों को जेल भेजो। शिकायत पर 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो किशोर कुशवाहा ने फिर रिमाइंडर भेजा। फिर कहा कि बहुत गंभीर मामला है और इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये शिकायत भी गले तक गटर में डूबे दिल्ली के सिस्टम की आंखों में भी लापरवाही का कीचड़ साफ नहीं कर पाई। मैंने 26 जून 2024 को बेसमेंट राव IAS की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजन नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग बेसमेंट में संचालित होते हैं। और स्पेशली मैंने राव IAS की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। किशोर ने अपनी शिकायत में साफ लिखा था कि बेसमेंट में पार्किंग की जगह कोचिंग चलना भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण है। लेकिन दिल्ली के भ्रष्टाचार का सिस्टम इतना मजबूत था कि उनकी शिकायत ही दब गई। और अब उनकी शिकायत पर चर्चा तब हो रही है जब तान्या, श्रेया और नवीन इस बदबूदार सिस्टम की भेंट चढ़ चुके हैं। दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे के बाद न्यूज़ 18 की टीम ने यूपी के अलग अलग शहरों में कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल की, मानकों को चेक किया, सुरक्षा इंतजाम क्या है, किस तरह के हैं, उसे जाना। आप भी देखिए कि आपके बच्चों का भविष्य किस तरह के कोचिंग सेंटर्स के हाथों में है। दिल्ली में हादसा, यूपी ने क्या सीखा? कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल, कैमरे पर कैसा दिखा हाल? दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कराने वाले कोचिंग में हुए हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि कोचिंग वालों ने कैसा जाल बिछा रखा है। यूपी में कोचिंग सेंटर्स का क्या हाल है, ये समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। हमने सबसे पहले लखनऊ में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स का जायजा लिया। हजरतगंज का पूरा इलाका इन कोचिंग सेंटर्स से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल नजर आईं।
इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट में हैं, जहां पर बच्चे कितना सुरक्षित हैं, क्या गाइडलाइंस फॉलो होते हैं, इसका हम एक रियलिटी चेक करेंगे, जिससे ये तय होता है कि बच्चे जो कोचिंग्स हैं वहां पर सुरक्षित हैं। उन बच्चों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में स्पेस है या नहीं, बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं या नहीं, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है या नहीं, ये तमाम गाइडलाइंस हैं, एंट्री एग्जिट गेट, इन सब को लेकर यहाँ पर होता है। खास करके जो CCTV कैमरे हैं वो यहाँ है या नहीं। तो हम यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में हैं, यहाँ पर ये CCTV कैमरा आप देख पाएंगे, यहाँ पर ये है। इसके अलावा सेपरेट एग्जिट और एंट्री भी हमें दिखाई दे रही है, और इधर ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम के लिए स्पेसेस भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी हजरतगंज में पिछली साल भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा हो चुका है, तो हम लोग उसी के हिसाब से सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। हमारी पड़ताल का अगला हिस्सा वाराणसी शहर था, जहां पूरे पूर्वांचल के साथ बिहार से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन हैरत की बात ये थी कि न्यूज़ 18 की टीम जिस कोचिंग सेंटर में पहुंची, वहां ना तो कोई इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता था, ना ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या हाल है, ये जानने के लिए हम वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में, दुर्गा कुंड इलाका कोचिंग मंडी है, जहां पर न केवल ईस्ट यूपी बल्कि बिहार के भी जो बच्चे होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, चाहे IIT हो चाहे JEE हो, उन सभी बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं। ये बता दीजिए, इतना कम स्पेस है, ऐसे में जो अग्निशमन का आपके पास प्रमाण पत्र है? सब है सर, वहाँ पे देखिए अग्निशमन का लगा हुआ। भवन का ये इतने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में क्या अगर कोई घटना हो जाती है तो आपके पास एंट्री और एग्जिट भी नहीं है इसमें? तो आप पहली बात तो जबरदस्ती घुस आए हैं, बात करके पहले सब किया जाता है ना सर। जी, तो मैंने आपसे बात की ना, तो आपने कहा कि अभी आप जाइए, मैं निपटा लूंगा। ये अंदर से एक पार्टीशन है, पार्टीशन के अंदर ही छोटे छोटे कैबिन बनाए गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वो कह रहे हैं कि भवन का प्रमाण पत्र है अग्निशमन, तो भवन का प्रमाण पत्र कैसे इतनी छोटी सी गैलरी बना के कमरे कंपार्टमेंट में लागू होता है? अब यहाँ पर ये कोचिंग शुरू होती हैं, तो ये है गैलरी जीने वाला पार्ट, और ये देखिए जीने के बीच में जो छोटा सा पोर्च होता है उसको पूरी तरीके से कवर्ड किया गया है, और ये कवर्ड यहाँ से बंद कर दिया गया। इसी में अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना के कोचिंग चल रही है। इंस्टीट्यूट IIT JEE NEET ये भी कोचिंग्स है, ये भी हैं। बेसमेंट में जैसे मैंने बताया आपको इगोटेक, वो कोचिंग चल रही है। छोटे छोटे हिस्सों पर कोचिंग चल रही है। बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्र, जैसे आपने देखा ही है कि अभी बैठे हुए थे। शाम को तो यहाँ पर एक तरीके से मेला सा लगता है, क्योंकि पूरे बिहार के, पूरे ईस्ट यूपी के बच्चे यहीं आते हैं। अब जरा मेरठ के कोचिंग सेंटर्स का हाल देखिए। क्या यहाँ के कोचिंग सेंटर्स में मानकों का पालन होता है? क्या पानी, बिजली, वेंटिलेशन, सर्टिफिकेशन जैसी जरूरी शर्तों को ये कोचिंग सेंटर पूरा करते हैं? आप खुद देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से हम यहाँ पर सिविल एकेडमी ISPCS कोचिंग सेंटर में मौजूद हैं। और सबसे पहले हम क्लासरूम में दाखिल होते हैं, और क्लासरूम में दाखिल होकर जानेंगे कि आखिर कैसी व्यवस्थाएं क्लासरूम में हैं। आप देखिए कि हम इस वक्त क्लासरूम में दाखिल होने के लिए जा रहे हैं, और ये क्लासरूम है। इसका एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है। ये इसको पुल करेंगे तो हम लोग इधर अंदर दाखिल होंगे। और इस क्लासरूम में आप देखिए कि कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। यहाँ पर कितने छात्रों के बैठने की व्यवस्था है ये भी आप देख सकते हैं, और कैसे कैसे इक्विपमेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं उनकी भी हम पड़ताल कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रखे हुए हैं, यानी आग से बचाव के फायर एक्सटिंग्विशर्स तो रखे हुए हैं, राख भी यहाँ पर रखी हुई मिल रही है। तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं। अथर्व IAS आप देख सकते हैं नीचे, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक ही बिल्डिंग में चल रहे हैं। वहाँ पर जो है बाहर ही रखा हुआ है, अगर कहीं खुदा न खास्ता ये जो ऊपर का पोर्शन है लोहे का, ये इसमें कुछ दिक्कत आ जाए तो ये AC का जो गिर सकता है, हादसा हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेंटर्स यहाँ पर चलते हैं, अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर तैयारियाँ कराई जाती हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के भी दुरुस्त कराने की आवश्यकता है, क्योंकि जीने से मैं अभी आ रहा था तो जीने बेहद टूटे फूटे से नजर आए। हालांकि कोचिंग सेंटर के अंदर तो व्यवस्थाएं हमें दुरुस्त मिली, लेकिन बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने वक्त यहाँ पर थोड़ा सा अव्यवस्था जरूर दिखी है। गोरखपुर में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कई कोचिंग सेंटर खुले हैं, जहां पर हजारों की संख्या में बच्चे रोज अपने उज्जवल भविष्य को लेकर तैयारी करते हैं। पर अधिकतर कोचिंग सेंटर मानक को पूरा करते हुए दिखाई नहीं पड़ते। चलिए इन कोचिंग सेंटर्स के अंदर की हकीकत देखते हैं। गोरखपुर में भी बड़ी संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। मेडिकल से लेके दरोगा भर्ती तक की परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली इंस्टीट्यूट
मानक को कहीं भी पूरा करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। अधिकतर इंस्टीट्यूट छोटे छोटे कमरों में खुले हुए हैं और वहाँ पे अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है कि अगर कोई हादसा हो तो बच्चे किस तरीके से निकलेंगे। यहाँ तक कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं रखे हुए हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर की तरह ही प्रयागराज भी यूपीएससी सहित प्रतियोगी परीक्षाओं का हब है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 185 कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि ज्यादातर कोचिंग संस्थान मानकों का भी पालन नहीं कर रहे। हालांकि तमाम ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो सभी मानकों को पूरा करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो ये शिक्षा का गढ़ कहा जाता है। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर है और माना जाता है करीब 3 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आप देखिए एसएससी, बैंक, रेलवे और तमाम तैयारियों के लिए कर्नलगंज इलाके में कई कोचिंगें खुली हुई हैं। इसके साथ साथ साकेत आईएएस यहाँ पर है। आप देखिए कि जिस तरह से वहाँ पर राव आईएएस में घटना घटी है कि वहाँ पर बेसमेंट में था, यहाँ पर भी बेसमेंट में ही यहाँ पर कोचिंग का दफ्तर है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्या मानक के पालन होते हैं या नहीं होते हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। कोचिंग संस्थान प्रयागराज जिले में ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनमें मानकों का पालन किया गया है, जबकि अगर कोचिंगों की संख्या कहें तो हज़ारों कोचिंगें प्रयागराज शहर में ही हैं जिनमें मानकों का पालन नहीं किया जाता है। यहाँ पर किस तरह से कोचिंगें चलती हैं और किस तरह से बेसमेंट में यहाँ भी कोचिंग है? यहाँ पे कोचिंग काफ़ी अच्छी चलती है। यहाँ पर हम लोग तैयारी काफ़ी अच्छे से करते हैं। यहाँ की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। एंट्री एग्जिट एक ही है। एक ही है। हाँ। अच्छा, लाइट का प्रॉपर इंतजाम रहता है? अगर बिजली नहीं है तो क्या प्रकाश की पूरी व्यवस्था है? हाँ है, बट लाइट करने के बाद फिर इन्वर्टर से या जनरेटर द्वारा चलता है, थोड़ा धीमी रोशनी हो जाती है। मतलब सूर्य की रोशनी नहीं आती है? सूर्य की रोशनी नहीं, सिर्फ विद्युत से ही चलती है। जो कि नीचे क्लासेज भी चल रही हैं। आप साफ तौर पर देखिए कि ये साकेत आईएएस कोचिंग है जहाँ पर नीचे क्लासेज है, और अगर ऐसे यहाँ पर पानी भरता है, किसी तरह की घटना होती है तो यहाँ भी उसी तरह के हादसे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही है, और इस लापरवाही के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर भी हो सकता है। कानपुर भी कोचिंग संस्थानों का बड़ा हब है। काकादेव इलाके को तो कोचिंग मंडी के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हैरत की बात है कि यहाँ बेसमेंट में मानकों को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी चलाई जा रही है। कोचिंग मंडी में 100 से ज्यादा छोटी बड़ी कोचिंग्स हैं, और आप देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, टीचर्स मास्टर्स के प्रिपरेशन कराने वाले बोर्ड लगे, और ऐसी एक जगह हम भी हैं जहाँ लाइब्रेरी है, कोचिंग है, लोगों के अलग सेंटर्स बनाए गए हैं और हॉस्टल भी। आप देखिए पहले तो ये गेट देखिए कितना इन्होंने मानकों के विपरीत बनाया। स्लोप की अगर हम बात करें, देखिए कितनी रिस्की स्लोप है। जिस स्लोप पे इस वक्त हम खड़े हैं, अगर स्किप किया जाए, देखिए ये व्यक्ति नीचे जाते हैं। मैं अपने फिट्स को दिखा रहा हूँ कि हम लोग भी यहाँ उतरने में संकोच कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आप सीढ़ी की तरफ जाने की बात की जाए तो 18 फुट तक ये स्लोप गया है, और उसके बाद 17 फुट टोटल इसका बेस बनाया गया, और 12 फुट दिख रहा है कितनी सकरी गहरी, 3 फुट की भी गली नहीं है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ इन्होंने व्हीकल स्टैंड बनाया, और व्हीकल स्टैंड के साथ साथ कैफेटेरिया बनाया है, कैफेटेरिया के साथ वॉशरूम है, यानी इस पूरे प्रेमिसेस में ही सब कुछ है। और ऐसे में एग्जिट और एंट्री का सिर्फ एक पॉइंट है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि वो बच्चे जो अपने कैरियर के लिए यहाँ आते हैं, जो अपने कैरियर को बनाने के आते हैं, आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स अपने कैरियर के लिए बताए। और ऐसे में कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और हम लोग यहाँ पे सिक्योर फील करते हैं, बट ऐसा कुछ होता है तो डिसहार्डनिंग तो होता ही है काफी। मैम वैसे देखिए ना, बेसमेंट है कि नहीं? हाँ बेसमेंट है। थोड़ा बहुत डर बना रहता है मैम? अभी तक तो नहीं था, बट कल के बाद से हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं जो अपने कैरियर के लिए यहाँ पहुँचे। इनका भी साफ कहना है कि यहाँ के एग्जिट उसमें पड़ी। अगर बाहर की बात की जाए तो देखिए यही गेट एंट्री का और यही एग्जिट का SMS 125 से ज़्यादा बच्चे इस कोचिंग में पहुँचे हुए हैं और पढ़ने आते हैं। अगर मानकों की बात की जाए तो यहाँ फायर को रोकने के लिए दिखाई दे रहा है, वो इक्विपमेंट लगा है जिसमें ना डेट है ना कुछ, मतलब स्लोप के नीचे। मतलब अपने कैमरा से कहूँगा देखिए स्लोप किस तरह से बनाई, इसमें व्हीकल्स होता है, इसी से बच्चे भी आते जाते हैं। यानी दिल्ली की तरह ही यूपी में भी तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जहां नियम कायदे ताक पर रखकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हालांकि तमाम ऐसे कोचिंग्स भी हैं जहां मानकों के साथ बच्चों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। फिलहाल जरूरी है कि देश के भविष्य इन बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई हो।